लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 हाइड्रोजन में पहली दो चीज़ें पढ़ ली थी, दैट इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल एंड देन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। खास तौर पर ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इस लिहाज से हमारे लिए बड़ा अहम था कि इट्स द फर्स्ट टॉपिक इन विच इक्वेशंस वर प्रेजेंट, और मैंने खास तौर पर ये कोशिश की कि इस बात पर फोकस किया जाए कि इक्वेशन जिन टॉपिक्स में आएगी तो हमें किस अंदाज से खुद को प्रिपेयर करना है। इनफैक्ट आएगी क्या मतलब, हमारे अब सिलेबस का रिमेनिंग पार्ट अगर 100% नहीं तो 90% सिर्फ इक्वेशंस पर ही मुश्तमिल है। तो इसलिए ये टेक्निक समझ में आनी चाहिए कि थ्योरी के पेपर के लिए इक्वेशंस के रट्टे लगाकर उसे याद करने का अंदाज दूसरा है, और फॉर एमसीक्यूज जहाँ ऑप्शंस गिवन होंगे, यानी हमें कुछ खुद से नहीं लिखना है, गिवन होगा, वहाँ पहचानना है इक्वेशन को रेदर देन रट्टा, तो वहाँ अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बहरहाल, तो ये काम हमने पहला किया था और अब आइंदा भी करना है, जाहिर सी बात है। तो अब लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कि जो टॉपिक अब हमारा है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर यूज्ड फॉर द रिएक्शंस। नॉर्मल हाइड्रोजन जो है, जो हमें नेचुरली मिलती है, वो चूंकि हाइड्रोजन गैस है तो वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। इट्स डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेबल and exist independently. Reacts very slowly. अब ये वो हाइड्रोजन है जिसे नॉर्मली हम रिएक्शन में हाइड्रोजन के इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी चीज का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ही इस्तेमाल करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन के रिएक्शंस बहुत अहम है, वी कॉल देम रिडक्शन, और बहुत ज्यादा है। तकरीबन हर चीज ही रिएक्शन कर रही होती है हाइड्रोजन से। तो जाहिर सी बात है, उन रिएक्शंस में हम हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि टाइम ज्यादा लगे। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का डिसएडवांटेज ये है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन composed of two hydrogen bonded by single bond, ऐसे शो करते हैं हम। और इसकी बॉन्ड एनर्जी है 104 किलो कैलोरीज पर मोल, जिसका मतलब ये हुआ कि जब तक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा, यानी 104 किलो कैलोरीज पर मोल की इक्विवेलेंट एनर्जी नहीं दी जाएगी, रिएक्शन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ये रिएक्शन इतना, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो भी एनर्जी अवेलेबल होती है, जाहिर सी बात है वो 104 किलो कैलोरी से बहुत कम है। अच्छा, अब ये जहन में रहे कि ये एनर्जी चाहिए फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी 104 किलो कैलोरीज है। फर्ज कर लें मेरे पास इससे आधी एनर्जी हो, तो क्या होगा, उस आधी एनर्जी से 1 मोल नहीं मगर हाफ मोल मॉलिक्यूल्स तो टूट जाएंगे। अगर मेरे पास इसकी 10% एनर्जी हो तो 10% मोल मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पर जितनी एनर्जी होगी, वो एनर्जी जितने मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक कर सकती है, सिर्फ वही बॉन्ड ब्रेक होंगे। नतीजा ये होगा कि इफ यू आर रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसका एक मामूली सा फ्रैक्शन रिएक्शन करेगा, बाकियों को एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता जिस जिसको मिलती जाएगी वो रिएक्शन करता जाएगा। इस तरह 1 मोल हाइड्रोजन को रिएक्शन करने में घंटों लग सकते हैं। ये है वो डिसएडवांटेज जो हमें इधर मिल रहा है। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे हाइड्रोजन के रिएक्शंस को जल्दी करवाया जाए, कोई और ऐसी ट्रिक हो। तो अब उसके लिए हमारे जहन में ये ख्याल आया कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शक्ल में ना हो
एटम की शक्ल में कहीं से मिल जाए तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सारा डिसएडवांटेज इस वजह से है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये अलग हो गए तो फिर मसला हल हो गया। तो इससे ख्याल आया कि वी नीड एटॉमिक हाइड्रोजन। Atomic hydrogen is single atom of hydrogen. Denoted by capital H. अच्छा, अब इसकी खास बात क्या है? जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन का एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। अनस्टेबल and cannot exist independently. तो फिर क्या करें? हमने कहा इसे हासिल करने का तरीका ये है कि कैन बी प्रिपेयर्ड बाय decomposition of molecular hydrogen. हम इसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करके बना सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं कि आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हर हाल में 104 किलो कैलोरीज की एनर्जी देंगे तो ये ब्रेक होगा। और इसका एक ऑप्शन ये है कि आप इसे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें तो ये हाइड्रोजन का एटम बना लेगा, या हम इसमें से बिजली गुजारें, और गैसेस में से बिजली गुजारने के लिए हमें प्रेशर लो करना पड़ता है ना, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। ऑर्डिनरी प्रेशर पर गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो तकरीबन 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पर ये बिजली गुजारें तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा। ये दोनों तरीके बहुत ही ज़्यादा नॉन प्रैक्टिकल हैं, यानी that is not a usual exercise in chemistry reaction। देखिए, लेबोरेटरी में अगर मुझे हाइड्रोजन हमें रिएक्शन करवाता हूँ तो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, नॉर्मली हमें ये ज़रूरत होती है कि लेबोरेटरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान अंदाज अपनाएं। तो नॉर्मली लेबोरेटरी में बनाने वाली चीज़ों को हम बहुत मामूली सा हीट करते हैं। इंडस्ट्री में है कि हम हाई टेम्परेचर, तो अभी आपने 6 तरीके इंडस्ट्री में पढ़े। The maximum temperature which we use for different reaction was 1000 degree centigrade। यानी नॉर्मल प्रैक्टिस केमिकल रिएक्शंस के लिए इवन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल ये है कि 1000 2000 दीज आर द रेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज कंसीडर टू बी इनफ। यानी इससे ज़्यादा टेम्परेचर को हम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं हाइड्रोजन के एटम को अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देकर बना रहा हूँ तो दिस इज अ वेरी 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 नॉन प्रैक्टिकल एंड डिफिकल्ट थिंग। पता ये चला कि ये सही है कि हाइड्रोजन का एटम चूंकि मेरे बहुत काम आ सकता है, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन का एटम इस तरह हासिल हो रहा है तो फिर इसका मतलब है मुझे सब्र करना चाहिए और चुपचाप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्शन करना चाहिए। जो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन से इंस्पायर करती है वो ये प्रॉपर्टी है कि रिएक्ट्स वेरी क्विकली। और ये हकीकत है कि अगर मुझे एटॉमिक हाइड्रोजन मिल जाता है तो चूंकि वो बहुत ही अनस्टेबल है, वो बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। अच्छा, अब अगर आप समझ रहे हैं कि इन दो में से किसी तरीके से हम एटॉमिक हाइड्रोजन हासिल कर लें तो हमें दो डिसएडवांटेज हैं। एक तो ये तरीके ऐसे हैं कि नॉर्मल लैब और इवन इंडस्ट्री में इनको प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें 5000 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये नामुमकिन है, नहीं, ऐसा होते हैं प्रोसेस, लेकिन बहुत रेयर और बहुत स्पेशल। और हाइड्रोजन के तो रिएक्शन इंतहाई कॉमन है, तो हमें लेबोरेटरी में भी करने पड़ते हैं, तो मैं ऐसा स्पेशल तरीका तो नहीं चूज कर सकता ना। इसी तरह ये इलेक्ट्रिसिटी वाला भी कोई बहुत ही नॉर्मल अंदाज नहीं है। लेकिन उससे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप ये ना समझें कि मैं 5000 डिग्री सेंटीग्रेड दूंगा तो मेरे पास एटॉमिक हाइड्रोजन आ जाएगा। ये एटॉमिक हाइड्रोजन आएगा और मुश्किल से मिली सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड्स के लिए बनेगा। और फिर जब कोई और चीज इसके आसपास नहीं आई तो ये दोनों दोबारा से मिलकर वापस मॉलिक्यूल बना देंगे।
इट मीन्स मुझे दो डिसएडवांटेज इस वक्त एटॉमिक हाइड्रोजन से हासिल हो रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ दिस एडवांटेज कि ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन करता है। और वो ये कि इसे हासिल करने का तरीका समझ लो नामुमकिन नहीं है तो नामुमकिन जैसा है। और इसका टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए ये एटम बनते हैं वो इतना छोटा है कि उस टाइम में कोई रिएक्शन मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले कि हम कोई ऐसा काम सोचें वो तो हाइड्रोजन खत्म ही हो जाता है, दोबारा मॉलिक्यूल बना लेता है। तो उसका इलाज सोचा जाएगा। तो उसका इलाज स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले एक ऐसा एटॉमिक हाइड्रोजन जो इस तरीके की निस्बत बहुत आसानी से बन जाता है। यानी पहले हम इसे बनाने के तरीके को बेहतर बनाते हैं, फिर ये टाइम वाले मामले पर भी आपसे बात करते हैं। तो ये हो गई दो हाइड्रोजन्स। और इसमें ही एक छोटी सी बात ये भी है कि reactions of molecular and atomic hydrogens, ये समझाने के लिए कि आखिर हम क्यों मरे जा रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के पीछे, ये एक छोटा सा कंपैरिजन है कि अगर फर्ज कर लीजिए कोई रिएक्शन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाता है HCl। इस रिएक्शन को सबसे पहली बात सनलाइट की जरूरत है और दूसरी बात ये रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन अगर फर्ज कर लें कहीं से हमें हाइड्रोजन का एटम मिल जाए और हम उसे क्लोरीन से रिएक्ट करें तो फिर हमें ना सनलाइट की ज़रूरत है ना किसी और कंडीशन की, और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ये कंपैरिजन नंबर वन एग्जांपल जो मैंने दिए, दैट गिव्स यू एन आइडिया कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस हाइड्रोजन इज। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर से कराता हूँ, I need about 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन, H2S बनता है और स्लो बनता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं हाइड्रोजन के एटम से करा देता हूँ तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा ऑर्डिनरी कंडीशंस पर और H2S फास्ट बनेगा। दैट्स माय सेकंड एग्जांपल। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो वो कॉपर और वाटर में कन्वर्ट होता है, बट द रिएक्शन इज स्लो। और यही कॉपर ऑक्साइड अगर फर्ज कर लीजिए हाइड्रोजन के एटम से मिलेगा तो यही रिएक्शन ऑर्डिनरी कंडीशंस पर इंतहाई फास्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको ये बताने के लिए हैं कि अगर कोई रिएक्शन हाइड्रोजन के एटम की मदद से करवाया जाए तो क्या एडवांटेज है। मगर जाहिर सी बात है अब वो हाइड्रोजन का एटम हमें मिलेगा कैसे? बिजली के झटके देके या 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देकर अगर मैं हाइड्रोजन के एटम को बनाऊं तो मुझे क्या फायदा है? तो इसका मतलब है अकल में ये बात आ रही है कि हाइड्रोजन के एटम तभी हमारे लिए फायदेमंद है अगर कोई ऐसा तरीका सामने आ जाए जिसमें हाइड्रोजन का एटम हमें रूम टेम्परेचर पर मिल जाए। तब तो कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। और ये कंडीशन भी यही कह रही है कि हाइड्रोजन का एटम रूम टेम्परेचर पर है और हम उसका रिएक्शन करवा दें तब फायदा है। अगर वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देकर बनेगा तो इससे अच्छा मैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड देकर हाइड्रोजन को सल्फर से रिएक्ट करवा के H2S ना बना लूं। तो वो तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो अब तीसरी टाइप, दो टाइप्स आपने सुन ली, तीसरी टाइप सबको पता भी है भारत, और वो है नेसेंट हाइड्रोजन। लफ्ज नेसेंट का वैसे मतलब है न्यूली बॉर्न। सो अब ये नेसेंट हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये कहा कि जब भी हाइड्रोजन को किसी भी तरीके के साथ प्रिपेयर किया जाता है, चाहे वो तरीका इंडस्ट्रियल हो चाहे वो तरीका लेबोरेटरी हो, तो टेक्निकली क्या होता है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा मशहूर रिएक्शन हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का लेबोरेटरी में है कि आप किसी मेटल के ऊपर एसिड फेंकें, तो जिंक मेटल है उसके ऊपर HCl फेंका, तो इक्वेशन नॉर्मली ऐसे लिखी जाती है कि जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। अच्छी बात है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल की जरूरत है। हमने कहा अगर आप इस रिएक्शन पर थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर थोड़ा गौर करके सोचें तो हिसाब ये कि अगर ये जिंक का एटम है, फर्ज कर लें ऐसे, ये जिंक का एक एटम है। अच्छा, HCl के मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक हाइड्रोजन का एटम होगा और साथ में क्लोरीन का, तो ऐसे HCl होगा।
ये इमेजिनेशन रखिए। ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी तो अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन क्या होना चाहिए, जिंक विल अटैच विद बोथ द क्लोरीन। अब ये क्लोरीन अकेले थोड़ी कोई पड़े हुए थे, ये क्लोरीन तो HCl के साथ थे। इसका मतलब है इन ऑर्डर टू रिएक्ट विद क्लोरीन दिस बॉन्ड शुड बी ब्रोकन। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जिंक क्लोराइड के साथ टेक्निकली दो हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे, साथ में ऐसे दो बनेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग HCl में थे। ये वाला H यहाँ से अलग होगा, ये वाला H यहाँ से, तो ये दोनों बनेंगे। और चूंकि हाइड्रोजन का एटम मिली सेकेंड से ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये फौरन आपस में मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो अब हमें क्या मैसेज इससे मिल रहा है कि जब आपने 5000 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, तो भी मिली सेकेंड के लिए हाइड्रोजन के एटम बनते थे। यहाँ भी वही हाइड्रोजन का एटम बना है मिली सेकेंड के लिए, बगैर कोई हीट दिए। सिर्फ आपने जिंक के ऊपर HCl फेंका और आपको लम्हे भर के लिए हाइड्रोजन के एटम्स मिले जो फॉरेन मॉलिक्यूल बना देते हैं। ऐसा हाइड्रोजन का एटम जो रिएक्शंस के दौरान हाइड्रोजन के किसी कंपाउंड से थोड़ी देर के लिए अलग होता है बिफोर फॉर्मिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसे हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। है तो ये भी एटॉमिक हाइड्रोजन ही, सिर्फ इसका अलग नाम रखने की वजह यह है कि इसे हासिल करने का तरीका डिफरेंट है, द सोर्स इज डिफरेंट। हमने हाइड्रोजन का एटम उस हाइड्रोजन को कहा है जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़कर मिलता है। यहाँ हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ रहे, हम हाइड्रोजन के एक कंपाउंड से हाइड्रोजन का एटम रिएक्शंस के दौरान अलग कर रहे हैं, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के रिएक्शंस के दौरान। याद रहे दिस इज एन एग्जाम्पल। इस तरह के जितने भी और रिएक्शन होंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस को हम बना रहे हों, चाहे लेबोरेटरी का तरीका हो या इंडस्ट्री का, टेक्निकली स्पीकिंग हर रिएक्शन में पहले हाइड्रोजन का एटम बनेगा मिली सेकेंड्स के लिए। अब आप उससे फायदा उठा लें तो अच्छी बात है, आपका काम हो गया। तो इस हाइड्रोजन की डेफिनेशन बनी हाइड्रोजन एटम सेपरेटेड फ्रॉम हाइड्रोजन compounds during the synthesis of hydrogen is called nascent hydrogen। तो इस हिसाब से नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन एक ही चीज है, दोनों हाइड्रोजन के एटम हैं, दोनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों इंतहाई मामूली से टाइम इंटरवल से मिली सेकेंड के लिए बनते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि व्हेन आई से एटॉमिक हाइड्रोजन इट मींस आई obtain this hydrogen from the molecule of hydrogen। अगर मैंने कहा लफ्ज एटॉमिक हाइड्रोजन तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का ऐसा एटम जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़कर मिल रहा है। और आपसे नेसेंट हाइड्रोजन तो इट मींस ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के किसी कंपाउंड से सेपरेट हो रहा है एटॉमिक हालत में ड्यूरिंग दी सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। यानी ऐसे रिएक्शन जिनके दौरान हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, वहां हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बनने से पहले थोड़ी देर के लिए ऐसा हाइड्रोजन बनता है और ये नेसेंट कहलाता है। और जस्ट टू मेक श्योर कि इसे हम एटॉमिक हाइड्रोजन से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। सिर्फ H लिखने के बजाय साथ में ब्रैकेट लगा देते हैं। और अगर हम इसकी प्रिपरेशन शो करते हैं तो खास तौर पर यही रिएक्शन जो इस वक्त हमने लिखा हुआ है, अगर नेसेंट हाइड्रोजन की डेफिनेशन बताने के लिए हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। यानी हम शो करेंगे फॉर ए वेरी माइनर इंटरवल ऑफ टाइम, फर्स्ट वी हैव दिस नेसेंट हाइड्रोजन एंड देन ये नेसेंट हाइड्रोजन के दोनों एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। और हम इक्वेशन में चूंकि
ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन लिखते हैं। इस तरह हमने पहला दरवाज़ा ओपन किया और हमने कहा यस ये मुमकिन है कि हम हाइड्रोजन के एटम को रूम टेम्परेचर पर हासिल करें, और वो मुमकिन इस तरह है कि हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के किसी भी रिएक्शन को पिक कर लें, ये उसमें से एक है, ऐसे बहुत सारे और भी होंगे, और उनसे बनने वाले एटॉमिक हाइड्रोजन को, नेसेंट हाइड्रोजन को अपने रिएक्शन में इस्तेमाल करें। तो ऑलरेडी हम ये काम कर भी चुके हैं अपनी थ्योरी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ख़ास तौर पर हम ये काम करते हैं। और हमें याद है, और नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ कि ऑर्गेनिक में हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए एक रिएक्शन पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाएं तो उससे अल्केन बनता है। तो अब ये ऑप्शन है आपके पास कि आप इसका रिएक्शन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से करवाएं, लेकिन अगर आप इसका रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हम इस रिएक्शन को यूं शो करते हैं कि जिंक और HCl को आपस में मिलाकर हमने नेसेंट हाइड्रोजन बनाया, ये एरो पे शो किया जाता है, और उससे हमें अल्केन और हेलोजन एसिड मिलता है। तो इसका मतलब है यस ये मुमकिन है कि हम नेसेंट हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के रिएक्शंस को फास्ट करवा लें और अपने लिए सहूलत कर लें, और हमें फिर 5-5 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड या कोई और कंडीशन देने की जरूरत नहीं, देन दिस रिएक्शन विल अकर एट रूम टेम्परेचर। अलबत्ता एक डिसएडवांटेज अभी भी इस हाइड्रोजन के साथ रहता है, और वो है टाइम। ये हाइड्रोजन बनता बड़ी थोड़ी देर के लिए, इसलिए बहरहाल हमें स्पेशल मैनेज करना पड़ता है मामलात को कि हाइड्रोजन का आइटम जैसे ही बने उसका रिएक्शन करवा दिया जाए। लेकिन अब हमने इस मसले पे भी काबू पा लिया है, यानी अब एक चौथी टाइप का हाइड्रोजन, अभी 3 हो गए ना, मॉलिक्यूलर तो हमारा ऑर्डिनरी था, फिर एटॉमिक हाइड्रोजन जिसे हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तोड़कर हासिल करते हैं, जिसका फिलहाल और कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। नेसेंट हाइड्रोजन एक ऐसा एटॉमिक हाइड्रोजन जिसे हम कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो मिल बड़ी आसानी से जाता है, लेकिन बनता मिली सेकेंड के लिए। अब एक चौथी टाइप है जिसमें हम हाइड्रोजन का एटम इसी तरह आसानी से हासिल करेंगे, और आसानी से हासिल करके उसे स्टोर कर लेंगे। जब आप उसे स्टोर कर लेंगे तो अब कोई मसला ही नहीं, जब चाहें इस्तेमाल करें, आपको ये डर ही नहीं होगा कि ये तो मिली सेकंड बाद खत्म हो जाएगा, हमने उसे स्टोर करके अपनी जेब में रख लिया, ये वाला हिसाब हो गया। हमें पता है वो हाइड्रोजन भी है, अब जिन्होंने हाइड्रोजन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, और उसका तस्करा अब हमारे अगले टॉपिक में आना है, तो इंशाल्लाह उसी वक्त अपने टाइम पर बात करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हाइड्रोजन की बात हो गई, और अब इसमें सबसे आखिरी बात सिर्फ एक है, और वो है यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से ब्रेक होकर हमें मिलता है, उसका भी बड़ा अहम यूज है। ये सारे हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस एटॉमिक हाइड्रोजन से एक स्पेशल यूज है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। ये एक डिवाइस है यूज्ड टू प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन, device used to produce flame of 5000 degree centigrade for welding purpose। ये है वो बात जो हम बस अब याद रखेंगे। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है छोटी सी, जिसमें हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और जब इसमें से बिजली गुजारते हैं तो वो हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट होता है, और फिर वो हाइड्रोजन के एटम जैसे ही दोबारा मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो हीट इवॉल्व करते हैं जिससे फ्लेम बनता है, विच इज ऑफ अबाउट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। जाहिर सी बात है अभी सारी डिटेल थ्योरी में पढ़ी गई थी। यहाँ MCQs के हवाले से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च एक डिवाइस है जिससे हम 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्लेम बनाते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो ये टॉपिक हुआ हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, नीसेंट हाइड्रोजन। इसका एक हिस्सा और है जिसमें एक ऐसे एटॉमिक हाइड्रोजन का तस्करा होगा जो हमें नेसेंट हाइड्रोजन की तरह आसानी से मिलेगा, और हम उसे स्टोर कर लेंगे जैसे कि मैंने कहा, और उसका तस्करा अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा, और वो टॉपिक है बाइनरी कंपाउंड्स। लफ्ज बाइनरी का मतलब होता है 2, तो बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब है कंपाउंड्स composed of 2 atoms, composed of atoms
ऑफ टू एलिमेंट्स। कंपाउंड की डेफिनेशन ये है कि ऐसा सब्सटेंस जो कम से कम दो एलिमेंट्स के एटम के मिलने से बना हो। तो कंपाउंड्स में दो एलिमेंट भी होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं। हम उन कंपाउंड्स को बाइनरी कंपाउंड कह रहे हैं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हो। एटम चाहे जितने भी हों, एलिमेंट दो होने चाहिए। मसलन बाइनरी कंपाउंड कौन हो सकता है? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि उसमें दो एलिमेंट हैं, सोडियम और क्लोरीन। बाइनरी कंपाउंड कौन हो सकता है? वाटर, क्योंकि उसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अलबत्ता इसके फॉर्मूले में नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक एटम है, टोटल एटम्स तीन है, लेकिन उनका ताल्लुक दो एलिमेंट से है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हमारा फोकस एलिमेंट है, एटम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने कहा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये भी बाइनरी है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के पांच है, टोटल एटम्स 7 है, लेकिन ये है दो एलिमेंट्स का कंपाउंड, तो ये भी बाइनरी है। तो ये सारे के सारे बाइनरी कंपाउंड्स की एग्जाम्पल हो गई। जबकि अगर मैं आपके सामने लिखूं NaOH, अब इसमें तीन एलिमेंट हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये बाइनरी नहीं है, नॉट बाइनरी। तो पहला काम एमसीक्यूज के हिसाब से यही हुआ ना कि हम अगर आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले या नाम लिख के दे दें, तो आपको ये फैसला करना हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बाइनरी या विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट बाइनरी। तो बाइनरी और नॉन बाइनरी को आप पहचान सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब अगली बात क्या है? चूंकि चैप्टर हाइड्रोजन का है, तो हम ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ना चाहते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, उनको कहा जाता है हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स कौन है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट हो और उनमें से एक हाइड्रोजन हो। तो इसका मतलब है ये वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन 1 to 1 बेसिस पर किसी एलिमेंट से मिलेगा। तो सिवाय नोबेल गैसेस के, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स के साथ 1 to 1 बेसिस पर मिलता है और बाइनरी कंपाउंड्स या हाइड्राइड्स बनाता है। तो इसकी एग्जाम्पल में HCl, दो एलिमेंट है, बाइनरी है और उसमें से एक हाइड्रोजन है। वही जो पहले लिखा, वाटर, मीथेन, अमोनिया, ये सारे हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड हैं जिसमें दो एलिमेंट हैं और उन दो में से एक हाइड्रोजन है। एटम चाहे जितने भी हों, देख रहे हैं ना, उसमें वो उसकी गिनती नहीं हो रही है। तो अब हाइड्राइड्स चूंकि बहुत सारे हैं, इनफैक्ट सिवाय नोबेल गैसेस के हाइड्रोजन तमाम एलिमेंट्स के साथ हाइड्राइड बनाता है, इसलिए हमने अपनी आसानी की खातिर इनको क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई किया इस बुनियाद पर। अब देखिए ना, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो है उसका हिसाब किताब ये होता है कि कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इस बात पर कि उस कंपाउंड को बनाने वाले एलिमेंट्स ने किस नेचर की बॉन्डिंग की है। उन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया है, कोवलेंट बनाया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड की नेचर पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक इस बात से होता है कि उनमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अब कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें से तो एक हाइड्रोजन ही है और दूसरा कोई और एलिमेंट है। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज ज्यादातर फिजिकल हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो गई कि ये देखा जाए कि हाइड्रोजन ने इनमें कौन सा बॉन्ड बनाया, क्योंकि पहले टॉपिक में हमने सुन लिया हाइड्रोजन एक ऐसा वर्सटाइल एलिमेंट है जो हर तरह से बॉन्डिंग कर लेता है। वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, और इसी प्रॉपर्टी की बिना पर वो हर एलिमेंट, हर टाइप के एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, सिवाय नोबेल गैसेस के, क्योंकि नोबेल गैसेस तो रिएक्शन नहीं करती। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, hydrides can be classified as। तो अब इनकी क्लासिफिकेशन में कौन कौन शामिल है? आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स,
metallic hydrides, polymeric hydrides, और borderline hydrides। तो अब इन सब की डिटेल में हमारे लिए मेन फोकस इसी बात पर है कि कौन से हाइड्राइड हाइड्रोजन किन एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनाता है। कुछ के नामों से ही पता चल रहा है कि उनमें किस टाइप की बॉन्डिंग है, कुछ में शायद हमें बताना पड़ जाए, और फिर उनकी और भी कोई खूबी अगर है तो वो खूबी का जहाँ तक ताल्लुक है तो फर्स्ट दो आयनिक और कोवलेंट उनकी डिटेल ज़रा ज़्यादा है, उनमें हमने थोड़ी सी बातें ज़्यादा रखी हुई हैं, और बाकी सब में ग्रेजुअली बातें कम है। इनफैक्ट आखिरी दो में तो सिवाय डेफिनेशन की कोई बात ही नहीं करते। तो अब ये जो कुछ भी डिटेल है उसको समराइज करते हैं इस अंदाज से कि हम अगर हमने इसे याद किया हुआ है तो फिर इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं चूंकि ट्रिकी नहीं हो सकते ज़्यादा, तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज के होंगे, तो फिर हमें इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिसके नाम में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि ये किस किस्म की बॉन्डिंग करेंगे, ये है आयनिक हाइड्राइड्स। यानी ये वो पर्टिकुलर हाइड्राइड्स होंगे जिसमें हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा। तो क्वेश्चन सिर्फ यही है ना कि वो कौन से एलिमेंट है जिनके साथ हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो वही डेफिनेशन बन जाती है इनकी, और वो क्या है, वो है कि ये हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with elements of group 1A and 2A except beryllium and magnesium। तो भाई ये एक लिहाज से देखा जाए तो ये हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। एस ब्लॉक हमें याद है ग्रुप 1A और 2A को कहते हैं, और ग्रुप 1A के सारे मेटल्स, ग्रुप 2A के सारे मेटल्स। अब इसमें इन्होंने कहा ग्रुप 1A तो पूरा है, लेकिन ग्रुप 2A के जो पहले दो एलिमेंट है बेरिलियम और मैग्नीशियम, वो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, तो उनको एक्सेप्ट कर दिया जाए, उनको बीच में से निकाल दिया जाए। तो हम इसे ऑल्टरनेट अंदाज से कह सकते हैं कि ये हैं बाइनरी compounds of hydrogen with s block elements except beryllium and magnesium। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम अपने छोटे एटॉमिक साइज और हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से हाइड्रोजन के साथ प्रॉपर आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाते, उसकी जगह वो हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और उसके नतीजे में उनमें पॉलीमर्स जैसी खूबियां आती हैं। तो ये जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड लिखा हुआ है ये वहाँ चले जाते हैं, और जब हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड की बात करेंगे तो थोड़ा सा इस पर और रोशनी डाल देंगे। फिलहाल उन पर बात करते हैं जो इसके अलावा एलिमेंट है जो नॉर्मल तरीके से कोवलेंट हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड्स बना रहे हैं। अब एक जो चीज है जब इस हिस्से में हम आते हैं ना, दिस इज फैक्चुअल केमिस्ट्री, अब प्योर केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, ये हमारी वो केमिस्ट्री कोर केमिस्ट्री है जिसमें रिएक्शंस ही रिएक्शंस, फॉर्मूले ही फॉर्मूले, ये सब चीजें आती हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही है केमिस्ट्री की लॉजिक और बातें। अच्छा, अब ये जहन में रहे कि सिर्फ वो क्वेश्चन एमसीक्यूज के नहीं मुश्किल होते जिसमें दिमाग इस्तेमाल हो रहा है और लॉजिक है और हमें वो लॉजिक समझ में आए, कैलकुलेशंस हैं। नहीं, देखिए ये तीन बहुत ही अलग अलग एरियाज थे। डे वन पे मैंने आपको इसी के लिए ये बात बताई थी कि बिल्कुल अलग एरियाज हैं। नंबर वन एरिया जिसमें आप कहते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ये बिल्कुल डिफरेंट स्केल है। ये इत्तेफाक से अभी सेकेंड ईयर में नहीं है, तो फर्स्ट ईयर में थी। ये बिल्कुल डिफरेंट स्केल है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, और उसमें आपकी कैलकुलेशन स्किल्स, जाहिर सी बात है केमिस्ट्री की नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज, टॉपिक की नॉलेज अपनी जगह, लेकिन कैलकुलेशन स्किल्स खासतौर पर इस वजह से कि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, वो अपनी उरूज पे होती है। फिर एक है जिसको आप कहते हैं लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल चीजें, उसमें टॉपिक भी पढ़ा हुआ हो
और बड़े तवज्जो के साथ दिमाग काम करता हो। ऐसे बच्चे जो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे लगा लेते हैं, वो वहाँ जाके बड़े परेशान होते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये हो गया। बिल्कुल एक डिफरेंट एरिया है, और ये एरिया इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में है। और जो बच्चे आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वहाँ हल्का-फुल्का उन्हें अंदाज़ा होता है कि हाँ, ये चीज़ वहाँ अप्लाई हो रही है। लेकिन जो तीसरा हिस्सा बचता है, जिसे आप कहते हैं फैक्चुअल नॉलेज, ये भी कोई कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी याददाश्त का बहुत ज़बरदस्त इम्तिहान है। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन नुकसान की बात ये है कि अक्ल नहीं नहीं है, मालूम हल करनी है। टॉपिक अच्छी, उसके सारे पॉइंट्स याद नहीं किए, तो अब आप महज़ सोचकर और अपनी ज़हानत की वजह से तो जवाब नहीं निकाल सकते हैं। तो ये अब वो हिस्सा आ गया। तो केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूलों की लॉजिक, फ़ॉर्मूले में डिफरेंट केमिकल्स के, उनके नाम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए सबसे पहला हिस्सा क्या हम बताने जा रहे हैं, पहले तो एक बात ये बताने जा रहे हैं कि जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं, इनकी अपीयरेंस, इनका स्ट्रक्चर, इनकी फिजिकल अपीयरेंस सॉल्ट्स के साथ बड़ी मिल रही होती है। जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, एसिड बेस के रिएक्शन से जो बनते हैं, इस वजह से हम इनके लिए एक लफ्ज़ कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट लाइक और सेलाइन हाइड्राइड्स। इनको हम सॉल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं, नमक जैसे हाइड्राइड, बिकॉज ऑफ देयर रिजेम्बलेंस विद द सॉल्ट्स। अच्छा, अब एक अहम बात क्या आ रही है, इनका जनरल फॉर्मूला, जिसके लिए मैंने अभी आपसे कही बात। पीरियोडिक टेबल का एक फायदा ये है कि एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स एक ही कंपोजिशन वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अब अगर ग्रुप 1A की बात करूं, तो ग्रुप 1A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे +1 का चार्ज रखते हैं। तो हमें पता ही है, पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए। और ग्रुप 2A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे +2 का चार्ज रखते हैं। अब हाइड्रोजन जब इनके साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो खुद हाइड्रोजन एनायन होता है, यानी वो H-1 की हैसियत से आता है। अब हमने फर्स्ट ईयर में भी और 9th में भी ये बातें, और हमने तो खैर सेकेंड ईयर की थ्योरी में भी ये बातें बताई हैं कि एक लॉजिक सिखाई जाती है, जिसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। कि अगर आप कैटाइन और एनाइन के फॉर्मूलों से वाकिफ हों, तो आप ये बता सकते हैं कि वो दोनों मिलकर किस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे या किस फॉर्मूले का कंपाउंड बनाएंगे। इसका पहला रूल ये होता है कि अगर आपके पास ऐसा कैटाइन आए और ऐसा एनाइन आए जिनके चार्जेस तो अपोजिट साइन के होंगे, लेकिन वैल्यू सेम हो। यानी कैटाइन अगर +1 हो तो एनाइन -1 हो, कैटाइन अगर +2 हो तो एनाइन -2 हो, कैटाइन अगर +3 हो तो एनाइन -3 हो। ऐसी सूरत में जब दे हैव सेम वैल्यू ऑफ चार्जेस एंड डिफरेंट साइंस, दे ऑलवेज कंबाइन इन 1:1 रेशियो। तो अगर दोनों कैटाइन एनाइन के चार्ज की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो दोनों 1:1 रेशो से आपस में मिलेंगे। तो फॉर्मूला इस केस में ए बी बन गया। तो अगर आप गौर करें तो ये सिचुएशन ग्रुप 1A के केस में नजर आ रही है कि कैटाइन +1 है और एनाइन -1 है। तो ग्रुप 1A के जो कंपाउंड हैं, हाइड्राइड्स हैं, उनका फॉर्मूला MH होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब दूसरा रूल ये है कि अगर कैटाइन का चार्ज डिफरेंट और एनाइन का चार्ज डिफरेंट हो, तो साइन तो अपोजिट है ही, लेकिन वैल्यू भी डिफरेंट हो, तो उस सूरत में हम ये करते हैं, जिसके लिए ऊपर लफ्ज लिखा हुआ है क्रिस क्रॉस। और वो लफ्ज ये कहता है कि आप कैटाइन एनाइन के चार्ज पर जो नंबर है, वो नंबर कैटाइन के नीचे शिफ्ट कीजिए, और कैटाइन के चार्ज का जो नंबर है, वो एनाइन के नीचे शिफ्ट कीजिए। तो फिर जो चीज बनेगी वो बनेगी इस तरह, A3B2। यानी ये अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। तो अब ग्रुप 2A में ऐसा ही है कि कैटाइन का चार्ज 2 है और एनाइन का चार्ज 1 है। तो ये अपने नंबर्स अदला बदली करेंगे, और इस अदला बदली का मतलब है कि हाइड्रोजन का 1 जो है वो मेटल के नीचे आएगा, और मेटल का 2 जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा M1H2। 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम
इसे MH2 लिख देते हैं। तो ये लॉजिक आगे भी इक्वेशंस बनाने में बड़ी काम आती है, और ये है भी बच्चों वाली पुरानी, सबको याद होनी चाहिए। बहरहाल ये मैंने इसीलिए दोहरा दी कि अगर किसी को नहीं पता है तो अब आखिरी चांस शायद है। अब और इस हायर क्लासेस में अमूमन ये छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती। तो इसके बाद हमने कहा ये तो है लॉजिक इसके फॉर्मूले की। फिर ये हाइड्राइड्स जो है बनाए कैसे जाते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्शन से हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड by the direct action of hydrogen gas on metals। तो ये हाइड्रोजन और मेटल्स के डायरेक्ट रिएक्शन से बन जाते हैं। तो अब इसमें भी वही हिसाब है कि ग्रुप 1A के सारे मेटल्स एक अंदाज से रिएक्शन करेंगे और ग्रुप 2A के सारे मेटल्स एक अंदाज से रिएक्शन करेंगे। और अब आप में अब ये समझ हो कि जब आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन गैस और मेटल रिएक्शन करके ये हाइड्राइड बनाएंगे तो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो सकती है। कैसे? ग्रुप 1A के मेटल का सिंबल बना दीजिए M। किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन गैस से, तो हाइड्रोजन गैस H2 है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात ये है कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होता है, और टेम्परेचर फिक्स है फॉर एवरी मेटल, इट इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या बनेगा? अभी बता दिया कि 1A और हाइड्रोजन आपस में मिले तो जिस हाइड्राइड को ये बनाते हैं उसका फॉर्मूला MH है। और अब इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। अब यहाँ M से मुराद है कोई भी ग्रुप 1A का मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इनफैक्ट ये 5 मुख्तलिफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है एक इक्वेशन। इसी तरह ग्रुप 2A वाला अगर होगा तो मेटल हाइड्रोजन से मिलेगा इसी तरह 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बना देता है MH2, जैसा कि अभी भी तय हुआ, और इक्वेशन इत्तेफाक से बैलेंस भी है। यहाँ M से मुराद ग्रुप 2 के सारे मेटल्स नहीं है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही मेंशन कर दिया था कि पहले दो एलिमेंट्स यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम इसमें शामिल नहीं होते। तो ये हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, 3। अच्छा, यहाँ जहन में रहे हमने डेलिबरेटली ग्रुप 1A में फ्रेंजियम और ग्रुप 2A में बेरियम को रेडियम को ओमिट किया है। ये दोनों रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं और हमें पूरा यकीन है कि ये इसी तरह रिएक्शन करते हैं, लेकिन रेडियोएक्टिव होने की वजह से इनकी नॉर्मल केमिस्ट्री एक्सप्लोर नहीं हुई है। ये एलिमेंट्स अपनी रेडिएशन इमिट करके अपने आप को फौरन किसी और एलिमेंट में चेंज कर लेते हैं, और इनके नॉर्मल रिएक्शंस में से ज़्यादातर रिएक्शन अभी तक हम एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए हैं, इसलिए हम अमूमन इनका तस्करा ओमिट कर देते हैं, और हमारी बुक ने ऐसे ही किया, इसलिए हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गई जनाब प्रिपरेशन, और आपके लिए अब इनमें से किसी भी एलिमेंट के लिए इक्वेशन लिखना कोई इशू नहीं है। अगर हम आपसे ये कह दें कि आप बताइए कैसे सोडियम हाइड्राइड बनता है, तो आपने सिर्फ M की जगह Na लिखा, इवन द टेम्परेचर इज सेम, और आपको सोडियम हाइड्राइड मिल जाता है। आप चाहते हैं पोटेशियम के साथ, आपको पोटेशियम हाइड्राइड मिल जाएगा। इसी तरह ग्रुप 2A में कैल्शियम, या स्ट्रोंशियम, तो ये इनकी प्रिपरेशन हो गई। फिर इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज, इसमें इनकी कॉमन फिजिकल और केमिकल दोनों बातें आएंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक बॉन्डिंग से है, और बॉन्डिंग का मतलब आपको 9th क्लास से हम ये टॉपिक बड़ा याद कराते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट ईयर में 2 जगह ये टॉपिक आया, चैप्टर 2 में आयनिक सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, और फिर चैप्टर 4 बॉन्डिंग में। तो कुछ कुछ जहन में होगा, और वो क्या है, सारे आयनिक कंपाउंड जो हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, चाहे वो हाइड्रोजन के हों या किसी और एलिमेंट के हों, ये बात तय है, तमाम आयनिक कंपाउंड जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर हार्ड और ब्रिटल सॉलिड होते हैं। यानी लिक्विड या गैसियस स्टेट में आयनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ना सिर्फ ये कि ये सॉलिड है, बड़े सख्त किस्म के सॉलिड हैं, और ब्रिटल का मतलब ऐसे सॉलिड होते हैं जो
ब्रेक हो सकते हैं ना। सॉलिड की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। मेटल अमूमन ब्रेक नहीं होते, मोल्ड होते हैं। हम उन्हें टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, उनको बैंड कर सकते हैं, उनका शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड पथरीले होते हैं वो बैंड नहीं होते, पत्थर को मोड़ नहीं सकते आप, वो ब्रेक होते हैं। इसलिए इनकी पहली खूबी है कि दे आर वाइट क्रिस्टलाइन हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड। आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टल बनाते हैं, और चूंकि एस ब्लॉक के हैं इसलिए व्हाइट कलर के हैं। ट्रांजिशन मेटल के होते तो कलरफुल होते। फिर आयनिक होने की वजह से इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। और एक बात है कि ये थर्मली स्टेबल है, यानी इन्हें हीट करके डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे आपने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में मीथेन और अमोनिया को डिकम्पोज किया था, ऐसे इन्हें नहीं कर सकते। थर्मली स्टेबल। अलबत्ता अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर करें, यानी मिसाल के तौर पर लिथियम हाइड्राइड ग्रुप 1 में है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, रुबीडियम हाइड्राइड है, सब थर्मली स्टेबल है। अलबत्ता इनका आपस में हिसाब किताब लगाएं तो नीचे जाते हुए स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। ये तीन मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद जो है इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस हैं। तो यहाँ से इसे कंटिन्यू करते हैं, और उम्मीद ये है कि जब हम अगली दफ़ा क्लास आपसे लेंगे और वो होगी भी फिजिकल, अब माशाल्लाह से कैंपस में आप आएंगे, तो हम हाइड्राइड्स में तकरीबन सारे हाइड्राइड्स का रिव्यू कर लेंगे। तो इस चैप्टर में जो हाइड्राइड्स वाला है, आयनिक तकरीबन हो ही गया है, तो कोवलेंट, कॉम्प्लेक्स, मेटालिक, इन पर इंशाल्लाह हमारी बात नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। तो ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।